जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बनने की रेस में लगभग 16 आईएएस ऑफिसर हैं। इन 16 आईएएस ऑफिसर्स में से किसी को चुनकर जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा, या अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं अटल डुल्लू, जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दफ्तर के बीच में जिस तरह का कोऑर्डिनेशन बनाकर रखा है, उन्हीं का टेन्योर एक्सटेंड किया जाएगा, ये सितंबर के महीने में साफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगमुट कैडर, एक जमाने में जम्मू कश्मीर कैडर हुआ करता था, अगर जम्मू कश्मीर कैडर होता तो फिर जाहिर सी बात है 4 से 5 लोग रेस में होते, लेकिन अगमुट कैडर में 16 लोग रेस में हैं। इन 16 ऑफिसर्स में से किसी को भी जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में सरकारी बाबुओं की या आईएएस बाबुओं की इर्द गिर्द की जो कहानियां हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो कहते हैं कि शालीन काबरा जम्मू कश्मीर के अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे। लेकिन क्या शालीन काबरा होंगे? क्या उनको मौका दिया जाएगा? बड़ी खामोशी के साथ अपना काम करने वाले, सेंसिबल और नॉन कंट्रोवर्शियल शालीन काबरा भी रहे, और काम करने का तरीका जो उनका है वो तरीका लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी सूट करता है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी सूट करता है। उनके पास जो विभाग हैं, उन विभागों से जुड़ा हुआ कोई भी बवाल पब्लिक नहीं हुआ, यानी अंदर खाते उन्होंने सब चीजों को सेटल किया, अंदर खाते उन्होंने ये इंश्योर किया कि डिपार्टमेंट के अंदर जो कुछ चल रहा है वो डिपार्टमेंट के अंदर रहे और डिसिप्लिन भी आए। ये मैं नहीं, ये उनके जो रफका हैं या जो उनको जानते हैं या जो उनके कामकाज से वाकिफ हैं वो बताते हैं। क्या ये सब देखकर केंद्र सरकार उनको मौका देगी, या जो बाकी 15 ऑफिसर्स हैं उनमें से किसी को कहा जाएगा आप जाइए जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अब आपकी जिम्मेदारी? कौन है ये 16 लोग? इंटरेस्टिंगली इन 16 लोगों में जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी जो इस समय हैं चंद्राकर भारती, वो भी हैं। हालांकि वो 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हीं के कलीग और इंटरसी यानी 1996 बैच की अगर बात की जाए, उस बैच में इंटरसी सीनियरिटी की अगर बात की जाए तो जो ऑफिसर इंटरसी सीनियरिटी में उनसे नीचे हैं, डॉक्टर वी कैंडविलाव, वो इस समय चीफ सेक्रेटरी गोवा है। वो चीफ सेक्रेटरी गोवा है। अब अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। अब अगर 16 ऑफिसर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले 1991 बैच की बात करेंगे तो उसमें देबश्री मुखर्जी हैं। उनकी रिटायरमेंट साल 2028 में है, नवंबर 2028 में है। 1991 बैच की ऑफिसर हैं, और उनके साथ में ही मनीष कुमार गुप्ता हैं जो ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी हैं। और उसके बाद 1992 बैच में विजय कुमार इंटरसी मेरिट में, इंटरसी सीनियरिटी में वो ऊपर हैं। उसके बाद शालीन काबरा हैं, फिर विपुल पाठक है, अश्विनी कुमार हैं। इसमें से विपुल पाठक और शालीन काबरा दोनों अर्सवाइल जम्मू कश्मीर कैडर के ऑफिसर हैं, और शालीन काबरा के पास भी 2 साल का वक्त बाकी है, और विपुल पाठक के पास लगभग 3 साल हैं। अगर उनको अक्टूबर 2026 में मौका मिलता है तो लगभग उनके पास भी 3 साल के करीब है। शालीन काबरा को अगर मौका मिलता है तो उनके पास लगभग 2 साल का वक्त है। लेकिन इसमें सरकार के पास जो एक ताकत रहती है कि सरकार जिस भी ऑफिसर का टेन्योर एक्सटेंड करना चाहे कर सकती है, उसमें कोई रोक नहीं है सरकार के ऊपर कि आप नहीं कर सकते। लेकिन इन ऑफिसर्स के ऊपर विजय कुमार हैं, उनके पास 4 साल हैं। वो 16 जुलाई 2030 में 60 साल के हो जाएंगे, और जुलाई 2030 में जाकर उनका टेन्योर उनकी रिटायरमेंट है, तो वो भी एलिजिबल हैं चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए। उसके बाद 93 बैच के 3 ऑफिसर्स हैं, जिनमें मिस्टर श्रीवास्तवा हैं, वो भी सितंबर 2030 में उनकी रिटायरमेंट है, वो भी एलिजिबल हैं और काफ़ी सीनियर हैं। 93 बैच में इंटरसी मेरिट में, इंटरसी सीनियरिटी में बहुत ऊपर हैं। उसके बाद धीरज गुप्ता जो इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो इस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ हैं, वो अगस्त 2027 में उनका रिटायरमेंट है, तो यानी वो भी एलिजिबल हैं, वो भी कंसिडर किए जा सकते हैं। उसके बाद खिल्ली राम मीना है जो ऑलरेडी मिजोरम के सीएस हैं। दिसंबर 2027 में जाकर उनका टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे। फिर कंट्रोवर्शियल रहे और जम्मू कश्मीर से जिनका ट्रांसफर हुआ, कई आरोप लगे उनके ऊपर, नवीन कुमार चौधरी, उनके पास अगस्त 2029 तक का वक्त है।
वो भी एलिजिबल हैं, बन सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के बैच में डॉक्टर शरद चौहान जो नवंबर 2028 में जाकर रिटायर होंगे, पुडुचेरी के सीएस हैं। डॉक्टर पवन कोतवाल रिटायर हो चुके हैं, ऑलरेडी वो चीफ सेक्रेटरी लद्दाख रह चुके हैं। अब अगर डॉक्टर पवन कोतवाल की बात की जाए तो वो इन तमाम विपुल पाठक से, शालीन काबरा से, इन सब से जूनियर थे, लेकिन वो सीएस बने और सीएस का टेन्योर उन्होंने मुकम्मल किया लद्दाख में, और वो भी वहाँ लद्दाख में लंबे वक्त तक वो रहे, लेकिन नॉन कंट्रोवर्शियल रहे। कोई बवाल या कोई बड़ी परेशानी लद्दाख में चीफ सेक्रेटरी पवन कोतवाल के होते हुए नहीं आई। वो सीएस लद्दाख रहे 7 जून 2023 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक। उन्हीं के साथ ही हैं डॉक्टर आशीष वर्मा, एमबीबीएस मेडिसिन, 12 जून 2029 60 साल के हो जाएंगे, यानी जून 2029 में जाकर वो रिटायर होंगे। तो उनके पास भी लगभग 3 साल का वक्त है, अक्टूबर 2026 के बाद। फिर 1995 बैच में जम्मू कश्मीर कैडर के 3 ऑफिसर हैं, रोहित कंसल, शैलेंद्र कुमार और एच राजेश प्रसाद। और एच राजेश प्रसाद ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में सर्व कर चुके हैं। उसके अलावा शैलेंद्र कुमार आप जानते हैं ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट महकमा उनके पास है। अक्टूबर 2029 तक वो जम्मू कश्मीर के लिए अवेलेबल है, अक्टूबर में उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। रोहित कंसल जुलाई 2029 में उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, और डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार अगस्त 2027 में रिटायर होंगे। अब अगर टेन्योर की बात की जाए तो रोहित कंसल के पास लगभग 3 साल का वक्त है, शैलेंद्र कुमार के पास भी 3 साल का वक्त है, दोनों के पास 3-3 साल का वक्त है, दोनों जम्मू कश्मीर के लिए अवेलेबल हैं। जहां तक शैलेंद्र कुमार का ताल्लुक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के साथ, पीडीपी की सरकार के साथ, कांग्रेस की तीनों सरकारों के साथ काम कर चुके हैं। लगभग तमाम जितने भी पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर के हैं उनको जाती तौर पर जानते हैं। सेम रोहित कंसल का भी है। बड़ा क्रिटिकल और बड़ा क्रूशल टेन्योर था कोविड के समय में जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, और बीवीआर सुब्रमण्यम के साथ उन्होंने काम किया है। टफेस्ट पीरियड जम्मू कश्मीर का पोस्ट 5 अगस्त 2019 उन्होंने देखा है। एच राजेश प्रसाद को बिजली का विभाग जम्मू कश्मीर में मिला था, कुछ देर तक उसको चलाया, कोशिश की चीज़ों को रेक्टिफाई करने की, और अब एगमुड कैडर में उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर से बाहर हो चुका है। फिर 1996 बैच के चंद्राकर भारती, चूंकि उनके बैचमेट डॉक्टर वी कैनविलाव सीएस हैं गोवा के ऑलरेडी, और उनका रिटायरमेंट अक्टूबर 2031 में है। चंद्राकर भारती का जहां तक ताल्लुक है, उनको लेकर मैं आपको बताऊं कि वो पीएस हैं, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं 26 फरवरी 2024 से। तो 1996 बैच के ऑफिसर हैं, वो भी एलिजिबल हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। अब किसको सरकार बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर की संवेदनशीलता को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जम्मू कश्मीर की ध्यान में रखते हुए, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की पोजीशंस को जिस तरीके से जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने डिफाइन करा है, और जम्मू कश्मीर में जो एग्जिस्टिंग बिजनेस रूल्स हैं उसमें जो ताकतें चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, उन ताकतों का दोनों ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ठीक तरीके से निर्वाह कर सके। दोनों के बीच में अगर कहीं खींचतान भी हो, वो खींचतान पब्लिक डोमेन में कोई बड़ा बवाल उसके कारण ना हो। जम्मू कश्मीर की सरकार ठीक तरीके से अपना काम करे। आतंकवाद पर जो प्रहार केंद्र सरकार ने किया है, उस प्रहार को के जो कंटूर्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो कुछ करने की जरूरत है, उसमें जो निपुण हो, वो भी एक क्वालिफिकेशन जरूरी है। अलगाववाद की बीमारी को जिस तरीके से जड़ से खत्म करने का बीड़ा जम्मू केंद्र सरकार ने उठाया है, उसको इंश्योर किया जाए कि वो आगे बढ़ता रहे। वो तमाम सरकारी कर्मचारी, जिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर आतंकवादियों और अलगाववादियों की मदद करने का आरोप है, और उनको जो सरकारी मुलाजिम से बाहर निकालने का सिलसिला है, वो कंटिन्यू रहे, उस पॉलिसी के ऊपर काम चलता रहे। ये सारी वो क्वालिफिकेशंस हैं जो क्वालिफिकेशंस नए चीफ सेक्रेटरी के लिए जरूरी होंगी, मैंडेटरी होंगी। अब जो ऑफिसर्स ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उन्हें तो बिल्कुल इन तमाम चीजों की जानकारी है। वो जानते हैं कि पॉलिसी क्या है, वो जानते हैं कि इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, वो जानते हैं कि केंद्र सरकार क्या चाहती है, और उनको यह भी मालूम है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के साथ कैसे काम करना है। तो जो जम्मू कश्मीर में अवेलेबल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए रास्ता जरा आसान होगा। अब
आप BVR सुब्रमण्यम जैसे हो, आपके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन हो, तो आपको जम्मू कश्मीर भेजा जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग जो सिनारियो है, जिसमें साफ तौर पर BVR सुब्रमण्यम के बाद लग ये रहा था कि शायद राजकुमार गोयल को, माफ कीजिएगा, अरुण कुमार मेहता के बाद लग ये रहा था शायद राजकुमार गोयल को मौका मिलेगा, लेकिन नहीं दिया गया। अटल डुल्लू को मौका मिला। अब जाहिर सी बात है, जब आपने अटल डुल्लू को चुना, उनको भेजा, तो एक ऐसे ऑफिसर को भेजा गया जिस ऑफिसर ने इंश्योर किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जिस तरीके से होनी चाहिए, उस रिट को इंश्योर किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से काम करे, कोई बवाल ना हो, उसको भी चीफ सेक्रेटरी डुल्लू ने इंश्योर किया। कोई हंगामा जब से वो चीफ सेक्रेटरी बने कोई नहीं हुआ, कोई बयानबाजी नहीं हुई, कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर, रिक्रूटमेंट्स को लेकर कोई हंगामा नहीं, बिल्कुल स्मूथली। आपने देखा होगा जब से अटल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी बने हैं, तब से आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूअसली, जब से वो बने तब से उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो किसी कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो। हालांकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के MLA के साथ थोड़ी तनातनी हुई, उसमें भी कहीं अटल डुल्लू नजर नहीं आए कि वो आगे से कुछ बोल रहे थे या वो बहस कर रहे थे। और वैसे भी इन जनरल अगर आप ऑफिसर से बात करेंगे तो वो आपको अटल डुल्लू को लेकर ये बात कहते हैं कि वो बड़े मिटिकुलस हैं, अपने काम से काम रखते हैं और उन्हें पता है किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, वो इन सब चीज़ों को समझते हैं। शालीन काबरा को लेकर भी यही है कि जो भी डिपार्टमेंट उनको दिया गया, उस डिपार्टमेंट डिलीवर करने की कोशिश की। एक बड़ा टफ डिपार्टमेंट उनके पास है, उस टफ डिपार्टमेंट में भी ये इंश्योर करना कि कहाँ कितना खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, उस चीज़ को इंश्योर करने का काम जो है वो शालीन काबरा ने किया है। और इस पूरे टेन्योर में शालीन काबरा के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है कि उन्होंने किसी भी जगह जो डिफाइंड बाउंड्रीज थी, उन डिफाइंड बाउंड्रीज को फलांगा है, कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है। विश्वसनीय है, उपराज्यपाल के भी और मुख्यमंत्री भी उन पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरी तरफ जिसमें मैंने आपको धीरज गुप्ता, वो मुख्यमंत्री के साथ हैं और मुख्यमंत्री के साथ हैं, आप एक IAS ऑफिसर हैं एंड यू हैव टू रिपोर्ट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो किस तरीके से वहां वो मैनेज कर रहे होंगे, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। बट ऑफिसर्स की कोई कमी नहीं। मैंने आपको विपुल पाठक हैं, वो भी अवेलेबल हैं, अश्विनी कुमार अवेलेबल हैं, विजय कुमार अवेलेबल हैं, उनके पास लंबा टेन्योर है। पर वही दिक्कत कि आप दिल्ली में रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में आपकी जानकारी बहुत कम है, नहीं जानते आप जम्मू कश्मीर में क्या है, कैसे है, कौन ऑफिसर्स क्या हैं, सब उपराज्यपाल ज़्यादा बेटर जानते हैं या जो एग्जिस्टिंग जम्मू कश्मीर में ऑफिसर्स हैं वो ज़्यादा जानते हैं। तो अब देखना ये होगा कि सितंबर के महीने में किसको केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की किसके हाथ में बागडोर देता है। 16 ऑफिसर्स एलिजिबल हैं। नजर इस बात पर रहेगी कि इन 16 में से किसको वो जिम्मेदारी दी जाएगी जिस जिम्मेदारी को UT सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जिम्मेदारी माना जाता है।